हाँ बच्चों देखो, पिछली क्लास में हमने ग्राफ से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे और सबसे लास्ट में हमने मोशन के दो स्पेशल केस पढ़े थे। ये तो तुमको डायरेक्ट पता होगा, है ना। पहले स्पेशल केस में पढ़ा था कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस केस में सिंपली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और दूसरे स्पेशल केस में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक, तो उसी का ही डिटेल तो पढ़ लिया था, लेकिन उसके रिजल्ट अलग से बता देता हूँ। तो वही पिछली क्लास में सबसे लास्ट में हमने सेकेंड स्पेशल केस पढ़ा था और सेकेंड स्पेशल केस में मैंने बताया था कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर लिया था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, हमको पता है कि टी टाइम पर ये टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ मोशन के किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम का जिक्र हो ही नहीं, तो फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ तक तो तुमने 9-10 में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में हम तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ में दो छुपी हुई इक्वेशन भी होती हैं। इनको छुपी इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुक में नहीं दी होती है। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो तीन तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन साथ में दो छुपी इक्वेशन भी होती हैं। ये छुपी इक्वेशन कौन सी होती है वो देख लेना। वो पहली छुपी इक्वेशन तो होती है s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। इनको डिराइव तो कर लेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना, ये पहली छुपी इक्वेशन होती है s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो ये छुपी इक्वेशन डायरेक्ट ध्यान रखनी है। और तुम इस इक्वेशन की भी स्पेशलिटी देख सकते हो। तो देखो, ये एकमात्र ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो ध्यान रखना तुम कि कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन के किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं हो, मतलब न तो एक्सेलरेशन दिया और न एक्सेलरेशन पूछा हो, तो एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं हो तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि अब बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी। ये छुपी इक्वेशन s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। और अब दूसरी छुपी इक्वेशन देखना। देखो, जैसे कई बार हमको टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है और अधिकतर केसेस में तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दी होती है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तब तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है और हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी होती है, उसकी जगह फाइनल वेलोसिटी दी होती है। तो ध्यान रखना कि टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तब तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन इनिशियल की जगह फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो फिर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। तो चिंता मत करना, इसको डिराइव कर लेंगे, लेकिन अभी रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना कि टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तब तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
लेकिन इनिशियल की जगह फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, तो फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जगह vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं। तो ये दो छुपी इक्वेशन भी देख ली। वैसे तो हमको इस इक्वेशन को डायरेक्ट ध्यान रखना है लेकिन एक बार मूर्खों टाइप से इसको डिराइव भी कर लेते हैं। तो चलो पहले इस छुपी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि ये छुपी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। तो उसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करेंगे ना। तो हमको पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टी टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब देखो इसमें ऐसा करते हैं कि t को कॉमन लेते हैं। तुम बताओ कि इसमें t को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, u प्लस एटी बाई टू इंटू टी, है ना। तो इसमें t को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, u प्लस एटी बाई टू इंटू टी इतना आएगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। बताओ ये t तो हमने कॉमन ले लिया और t को कॉमन ले लिया तो u प्लस एटी बाई टू आया। इसमें 2 को एलसीएम लेते हैं। तो 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2u प्लस एटी। और चलो 2u को u प्लस u में ब्रेक करते हैं, कोई पाप तो नहीं है ना। वही ऐसा करते हैं कि ये जो 2u है इसको u प्लस u में ब्रेक करते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वही कि 2 को एलसीएम लेंगे तो 2u प्लस एटी और 2u को u प्लस u में ब्रेक किया, ठीक है। अब चलो ऐसा करते हैं कि इस u को तो ऐसे ही रहने देते हैं और इस u प्लस एटी को क्या लिख सकते हैं, v, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके u प्लस एटी को v लिख सकते हैं। तो बताओ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, s इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो ये छुपी इक्वेशन को हमने मूर्खों टाइप से डेराइव भी कर लिया, लेकिन आगे डेरिवेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना कि पहली छुपी इक्वेशन होती है v प्लस यू बाई टू इंटू टी। और ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये डिराइव कर ली। चलो अब इस छुपी इक्वेशन को भी डिराइव करते हैं। तुम खुद बताओ कि ये भी छुपी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इसके लिए भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो हमको पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टी टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तुम सोच के बताओ कि वही हमको टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u की फॉर्म में नहीं, फाइनल वेलोसिटी v की फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए हमको u को एलिमिनेट करके v में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं ना। बताओ फर्स्ट इक्वेशन में अगर 80 को उधर ट्रांसफर करें तो u इक्वल टू v माइनस एटी आ जाएगा। तो यहाँ u को हम v माइनस एटी लिख देते हैं। आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये आगे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, s इक्वल टू u को v माइनस एटी इंटू टी करेंगे तो कितना आएगा, vt माइनस एटी स्क्वायर और आगे क्या है प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो s इक्वल टू vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि डेरिवेशन करके हमने कोई भारी काम नहीं किया है। तो ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है। है ना। तो आगे मूर्खों टाइप से पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो आगे सॉरी, ये ध्यान रखना कि आगे डिराइव करने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट रिजल्ट को ध्यान रखना। ठीक, तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर कभी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना, वही कि कभी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और अभी देख चुके हैं कि अगर फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम तीन तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन साथ में दो छुपी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो तुमने 9-10 में ही पढ़ी होंगी कि पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर
और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन साथ में दो छुपी इक्वेशन भी होती है। पहली छुपी इक्वेशन s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। और दूसरी छुपी इक्वेशन होती है कि टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह वी टी माइनस हाफ ए टी। तो हमने सारी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली, ठीक है ना। तो ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, नॉर्मली बच्चों को ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद होती है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, ये कंफ्यूजन होता है ना। 9 10 में किए होंगे। तो कई बार पता नहीं चलता है कि किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये मेरे ख्याल से तुमको किस क्वेश्चन में किस कौन सी इक्वेशन लगाएं वो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमको हर एक इक्वेशन का सिग्निफिकेंस पता है। ये तो कब कौन सी इक्वेशन लगाना उसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमको हर इक्वेशन का सिग्निफिकेंस पता है। तो हमको पता है कि टी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। ऐसे ही टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। ऐसे ही हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन के किसी क्वेश्चन में अगर टाइम का जिक्र नहीं हो तो फिर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। ये तो हमको पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के किसी क्वेश्चन में टाइम का जिक्र नहीं हो तो ऐसे केस में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। उसके बाद ये पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन के किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं हो तो फिर ये छुपी इक्वेशन लगाते हैं। और लास्ट में ये भी पता है कि टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो और अगर इनिशियल की जगह फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो फिर s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। तो बताओ, हर इक्वेशन का हमको सिग्निफिकेंस पता है, इसलिए किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगानी उसमें कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है, इजीली कर सकते हैं। या फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, इतनी भी बुद्धि नहीं चले, फिर भी कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए सबसे अनपढ़ों वाली स्किल होती है कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिखो, है ना। वही क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिखो। ऐसे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम पूछा है। ये तो उसके लिए करो कि जो जो दे रखा है वो लिखो और जो निकालना है वो लिखो। और फिर ऐसी एक गधोटे से ऐसी इक्वेशन सिलेक्ट करो जिसमें केवल एक चार क्वांटिटी आती है। तो तुम बताओ v s a और t, ये चार क्वांटिटी किस में आ रही है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रही है, तो ये लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे ख्याल से तुमको ये बेवकूफ भरा तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक हमको हर इक्वेशन का सिग्निफिकेंस पता है, इसलिए कब कौन सी इक्वेशन लगानी हो तुम इजीली कर सकते हो। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। एक और छोटी चीज बता रहा हूँ। अभी तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली ना, लेकिन आगे की फिजिक्स में तुम पढ़ोगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और नहीं, एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और नहीं, एक्चुअली इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है। ये फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी बता देता हूँ, बाकी आगे के चैप्टर में चीज पढ़ोगे, मैंने अभी जस्ट बता दिया। एनीवे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाला पार्ट हमने देख लिया। अब देखो, एक चीज मैं क्लियरली वार्न कर रहा हूं, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ ली, लेकिन एक चीज मैं क्लियरली वार्न कर रहा हूं कि तीन स्टैंडर्ड इक्वेशन और दो छुपी इक्वेशन पढ़ ली ना, ठीक। लेकिन तुम अच्छे से ध्यान रखना कि ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन हम ओनली एंड ओनली तभी लगा सकते हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट हो। ये बच्चे गलती करते हैं यार, ये तो अच्छे ध्यान रखना। ये तीन स्टैंडर्ड और दो छुपी इक्वेशन पढ़ ली ना, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी लगा सकते हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, तभी लगा सकते हैं। बाकी ध्यान रखना कि अगर पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, है ना, ध्यान रखना कि पार्टिकल का
फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, तब हमको बेसिक इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं ना, कोई कि फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के साथ चेंज कराओ, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, तब बेसिक इंटीग्रेशन से करेंगे। और वो तो हम कई बार कर चुके हैं, वो एक घिसा पिटा तरीका। ये एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो अब तीन चीजें तुम कंपेरेटिवली याद रखना, है ना। ये मैं बड़े से अक्षरों में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो, हाँ बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस था, ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक। तुम अच्छे ध्यान रखना कि अपने पूरी फिजिक्स में तीन चीजें कंपेरेटिवली याद रखना, है ना। तो कि अपने पूरे रेक्टिलिनियर मोशन में तीन चीजें कंपेरेटिवली याद रखना, ठीक। तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगाएंगे। फिर दूसरा याद रखना कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और तीसरा ध्यान रखना कि अगर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो, फोर्स या एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज करा हो, तो फिर हम बेसिक इंटीग्रेशन से करेंगे। मतलब वही अपना पुराना तरीका कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरा रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर है ना, अच्छे ध्यान रखना कि ये पूरा रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर एक्चुअली इन तीन चीजों को बताने के लिए पढ़ाया जाता है। ध्यान रखो, है ना, कि रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर केवल इन तीन चीजों को सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो कंपैरेटिवली याद रखना कि अगर कभी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। उसके बाद पार्टिकल का फोर्स है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो प्रॉपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और अगर फोर्स है एक्सेलरेशन भी अगर चेंज करा हो तो फिर हम बेसिक इंटीग्रेशन से, मतलब एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आएगी। तो ये तीन चीजें तुम कंपैरेटिवली याद रखना। ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक। अब देखो इतना क्लियर बताने के बाद भी कई बेशर्म लोग फिर भी गलती करते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे कोई पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पर फोर्स है एक्सेलरेशन लग रहा है जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, 5t² के टाइम से चेंज कर रहा है। तो हमको पूछा है कि t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना कि कई बेशर्म लोग इतना क्लियर बताने के बाद भी फाइनल वेलोसिटी के लिए गधों टाइप से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन 5t² इंटू टी। तो महामूर्खों के टाइप से, मूर्ख तो बोलना गलत रहेगा, बेशर्मों के टाइप से इस टाइप से करते हैं। बताओ ये सही या गलत, ये तुम खुद बताओ, ये सही या गलत, बुरी तरह से गलत, ये ना, इसमें तो -1 नहीं -100 मार्क्स मिलने चाहिए तो ये तो पूरी तरह से गलत है। ये तो मैंने इसीलिए चमका कर बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन ओनली 5 होता तब तो लगा सकते थे, लेकिन 5t² है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं लगा सकते। तब बेसिक इंटीग्रेशन वाले तरीके से इससे करना होगा, जो हम काफी सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और पता चल गया कि पार्टिकल पर लगने वाला, सॉरी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, पढ़ लिया। बस अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और कब कौन सी इक्वेशन लगानी हो तुम बहुत इजीली जज कर सकते हो। तो चलो इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है, एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमको दे रखा है सॉरी
इसमें हमको दे रखा है कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब देखो अब हमको दे रखा है कि इस पार्टिकल पर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। समझते हैं कि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। और हमको दे रखा है कि इस फोर्स के कारण 10 सेकेंड के अंदर अंदर इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ करके 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमको पूछा है इस पूरे मोशन के ड्यूरिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो चलो तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इसमें बेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी रहेगी बताओ। छुपी इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी। तो चलो इसको मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। तो हमको दे रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट रहा है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब देखो इसको मूव कराने के लिए हम इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, है ना वही। कि इसको मूव कराने के लिए हम इस पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और हम तुरंत समझ गए कि हम तुरंत समझ गए कि इस पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और तुम बताओ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब अब हमको लाइसेंस मिल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि लगने वाला फोर्स है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब लाइसेंस मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बताओ फोर्स एक्सेलरेशन लगाएंगे तो उसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना। और हमको दे रखा है कि 10 सेकेंड के अंदर अंदर इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ करके 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। बस इस मोशन के ड्यूरिंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो चलो अ, आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको इनिशियल और ये लास्ट वाली पोजीशन है इसको फाइनल। तो बस इनिशियल से फाइनल के बीच कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी वो देखना है ना वही। कि यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए बेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी रहेगी वो देखना है। तो चलो तुम देखते ही बताओ कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं है ना। तुम बताओ कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं है। बताओ एक्सेलरेशन दिया भी नहीं है ना। बताओ एक्सेलरेशन दिया भी नहीं है और एक्सेलरेशन पूछा भी नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं है। और मैंने तुमको चमका करके बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं हो तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, छुपी इक्वेशन, ठीक ना। तो कंफ्यूज मत होना यार, इसमें एक्सेलरेशन दिया भी नहीं और पूछा भी नहीं है, एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है, इसलिए बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी, वो छुपी इक्वेशन। बस हम बोल सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल तक के मोशन के लिए छुपी इक्वेशन क्या हो रहा है, इनिशियल से फाइनल तक के मोशन के लिए छुपी इक्वेशन लगा देंगे, मतलब s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी लगा देंगे बस। अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रखते हैं। बताओ यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है इक्वल टू वी। बताओ यहाँ से यहाँ तक के मोशन में फाइनल वेलोसिटी का काम कौन करेगा, 4। फिर u तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा, 0 बाय 2 इंटू टी। तो बताओ इनिशियल से फाइनल तक टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा तुम्हारे पास, 20 मीटर। और चलो इनिशियल फाइनल की जगह ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो तुम बताओ कि ए और बी के बीच इक्वेशन लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी तक का आएगा। तो बस ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर। अब देखो अब कई लोग ये सोचते हैं कि फालतू ये ए और बी क्यों लिख रहे हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि फालतू बार बार ए और बी क्यों लिख रहे हैं। ये तो ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना कि अभी तो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए अभी तुमको फालतू लग रहा है, लेकिन आगे जब हम इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे तब इसका बहुत यूज होगा। इसलिए शुरू से हम अच्छी आदत डालेंगे। तो इससे ध्यान ध्यान रखना कि कभी भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो कहां से कहां तक लगा रहे हैं उसको जरूर डिफाइन कर लेना, काफी सारी गलती बच जाएगी। शुरू में हो सकता है तुमको बेवकूफी लगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन के बाद तुमको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा।
ये तो कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे उसको जरूर डिफाइन कर लेना, तो ये कर सकते हो। चलो बच्चों देखो अब इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे करके छोड़ देते हैं, मतलब पार्टिकल फ्रीली गिरता है और हमको अच्छे पता है, मैंने क्लास में बताया था कि कभी भी कोई पार्टिकल फ्रीली गिर रहा हो या फ्री फॉल हो रहा हो तो उस पर एक्चुअल फोर्स केवल mg लगेगा, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास मतलब g नीचे की ओर। तो इस टाइप के मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फिर देखो इसका क्वेश्चन तो मैंने प्रॉपरली लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन को बोल लेता हूँ, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि 100 मीटर हाइट का कोई टावर है, ठीक है ना। कोई 100 मीटर हाइट का कोई टावर है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी पत्थर या किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो कर रहे हैं। तो तब थ्रो करेंगे तो पत्थर फ्रीली गिरेगा ना। तो बस हमको देखना है कि इस पत्थर या इस बॉल को यहाँ से लेकर के जमीन तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि 100 मीटर हाइट का कोई टावर है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो किया है। तो हमको अच्छे पता है कि 5 की वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो किया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 5 नीचे की ओर होगी। उसके बाद हमको पता है कि एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, हम बोल सकते हैं कि एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी। तो बताओ हर टाइम पे बॉल पर एक्चुअल फोर्स कौन सा लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स mg है ना। हमको पता है कि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, मतलब बॉल को भी नीचे की ओर खींचेगी ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, तो हर टाइम पर बॉल पर एक्चुअल फोर्स कितना लगेगा mg नीचे की ओर। तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा फोर्स बाय मास, तो तब फोर्स तो mg अपन मास m, तो m से m कैंसिल हो गया, मतलब इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। है ना। तो ध्यान रखना कि अब आगे मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे डायरेक्ट आना चाहिए। एक बार हाथ से छूट गए उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, तो हर टाइम पर इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा फोर्स बाय मास मतलब g नीचे की ओर, बस एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर, है ना। और हमको पता है कि g की वैल्यू 9.8 है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मतलब इस पर लगने वाला फोर्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बस बॉल ऐसे फ्रीली गिरेगी तो हमको देखना है कि बॉल को ऊपर से लेकर के जमीन तक टकराने में टाइम कितना लगेगा वो हमको देखना है, ठीक है ना। बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो चलो आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है उसको ए मान लेते हैं और बॉल जब जमीन से जस्ट टकराने वाली होगी उस पोजीशन को बी मान लेते हैं। तो हमको देखना है कि बॉल को ए से बी तक जाने में, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो हमको देखना है कि बॉल को ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तुम देखते ही बताओ कि एक बार छूट गया उसके बाद बॉल फ्रीली मूव करेगी, एक्चुअल फोर्स mg, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g होगा ना। मतलब कंफर्म है कि इस बार बॉल पर लगने वाला फोर्स है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब लाइसेंस मिल गया। इस बार भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बस बॉल को ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि ए से बी तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा 100 मीटर, कह सकते हैं ना। तुम कह सकते हैं कि ए से बी तक
बॉल का डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा 100 मीटर और टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कौन रिलेट करता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसलिए हम ए से बी तक के मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, है ना, हमको पता है कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर और टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कौन रिलेट करता है, सेकेंड इक्वेशन। इसलिए हम ए से बी तक के मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा देंगे। देखना इस बार डायरेक्शन की चिंता, इस बार डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। बताओ इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की ओर, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इससे आसानी के लिए नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, तुमको पता होगी। ये सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और बस अब आराम से वैल्यू रखते हैं। बस ए से बी तक के मोशन के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो चलो सबसे पहले ए से बी तक एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो हमको पता है कि ए से बी तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 मीटर इक्वल टू यू। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू ए से बी तक टाइम निकालना है तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है जी, और हमको पता है कि जी की वैल्यू एग्जैक्टली तो 9.8 होती है, लेकिन क्वेश्चन में दी होती है कि जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो जी की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन जी होगा जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू टी स्क्वायर निकालना है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो बताओ इसको सॉल्व करोगे तो इधर 5t प्लस 5t स्क्वायर ये आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इधर तो 100 इक्वल टू इधर 5t प्लस 5t स्क्वायर, 5 को कॉमन लेंगे तो t प्लस टी स्क्वायर। अब बताओ 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20, तो कितना आ जाएगा बताओ 20 इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर। 20 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इतनी कैलकुलेशन आती होगी थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो तुम सभी को पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तुमको पता होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली इसके फैक्टर करेंगे। अब इतना सारा कचरा में नहीं लिख सकता, तो मैं कचरा अगले पेज पे कर रहा हूँ। ये तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तुमने 10th में पढ़ा होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली इसके फैक्टर करेंगे। तो ये तुमने पढ़ा होगा, इसके फैक्टर ऐसे करते हैं यार। ये बताओ 20 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 1 आए, ऐसे ही करते हो ना। इसके फैक्टर ऐसे करेंगे कि 20 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 1 आए, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4। तो ये जो प्लस टी है उसको हम प्लस 5t माइनस 4t लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और प्लस टी को हम क्या लिखेंगे प्लस 5t माइनस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ इसमें t कॉमन लेंगे तो t प्लस 5 और इसमें माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो t प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में t प्लस 5 और कॉमन आएगा, इसको कॉमन लेंगे तो अंदर t माइनस 4 इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सब तुमने 10th में किया होगा, ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा t प्लस 4 इंटू टी, सॉरी इसके फैक्टर करेंगे तो t प्लस 5 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, ये तुमने पढ़ा होगा कि इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। एक तो t प्लस 5 0 हो सकता है, तो t प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू माइनस 5 आएगा।
और दूसरा ये भी हो सकता है कि t माइनस 4 भी 0 हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 4, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो t इक्वल टू माइनस 4 और एक t इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो t इक्वल टू माइनस 5 और t इक्वल टू प्लस 4। अब तुमको पता होगा कि हम टाइम का नेगेटिव सॉल्यूशन तो लेते ही नहीं है, तुमको पता होगा कि हम टाइम का नेगेटिव सॉल्यूशन तो लेते ही नहीं है, ठीक, क्योंकि तुम बताओ कि टाइम का जो नेगेटिव सॉल्यूशन है वो पास के बारे में बताता है, ध्यान रखना कि टाइम का जो नेगेटिव सॉल्यूशन है वो पास के बारे में बताता है। जैसे t इक्वल टू माइनस 5 का मतलब है कि पत्थर को फेंकने के भी 5 सेकेंड पहले है, तो ये ध्यान रखना कि t इक्वल टू माइनस 5 का मतलब है कि पत्थर को फेंकने के भी 5 सेकेंड पहले की बात कर रहा है। तो बताओ पत्थर को फेंकने के भी 5 सेकेंड पहले इसके साथ क्या हुआ होगा हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए टाइम का हम नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। तो आगे मूर्खों की टाइप से बताऊंगा नहीं, याद रखना कि टी का जो नेगेटिव सॉल्यूशन है वो पास्ट को बताता है और फेंकने के 5 सेकेंड पहले इसके साथ क्या हुआ होगा हम बता नहीं सकते, इसलिए हम टाइम का नेगेटिव सॉल्यूशन तो लेंगे ही नहीं, हम टाइम का पॉजिटिव सॉल्यूशन लेंगे। तो वैलिड सॉल्यूशन होगा t इक्वल टू 4। और बताओ a से b तक इक्वेशन लगाइए तो टाइम भी a से b तक का आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि पत्थर को a से b तक जाने में मतलब यहाँ से जमीन तक पहुंचने में टाइम 4 सेकेंड लगेगा। तो मुझे बताने में इतना टाइम लग गया, लेकिन तुम लोग फटाफट 1 मिनट में इजीली इसको कर सकते। तो ये सारा हमने कर लिया। देखो क्वेश्चन को तो हमने देखो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अपने इंडिया में कई दृढ़ बुद्धि बच्चे होते हैं, ठीक, तो उनके दिमाग में कुछ फालतू के डाउट या कंफ्यूजन आते हैं, तो उसको मैं यही बता देता हूँ ताकि आगे इन नॉनसेंस चीजों की शक्ल नहीं देखनी पड़े, ठीक है। तो देखो कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है ना, कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है, देखो कई बच्चे सोचते हैं कि इस बॉल पर दो दो फोर्स लगेंगे, है ना, कई बच्चे ये सोचते हैं कि इस बॉल पर दो दो फोर्स लगेंगे, एक तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स, कई बच्चे ये सोचते हैं कि बॉल पर दो दो फोर्स लगेंगे, एक तो इस बॉल पर ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, और दूसरा बच्चे ये सोचते हैं कि बॉल को नीचे की ओर झटका दे करके फेंका है, तो नीचे की ओर झटका देकर फेंका है मतलब ये झटके वाला भी फोर्स लगेगा, ऐसा सोचते हैं, ठीक, लेकिन ये गलत है। तो देखो ये तो सही है, ध्यान रखिए ये तो बात सही है कि बॉल को नीचे की ओर फेंक रहे हैं, है ना, बॉल को नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो उसके लिए बॉल को नीचे की ओर झटका देना पड़ेगा, ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो झटका देकर के नीचे की ओर फेंका उसी के कारण इनिशियल वेलोसिटी 5 पैदा हुई है, तो मुफ्त में पैदा नहीं हुई है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ये ध्यान रखना कि ये तो सही है कि बॉल को फेंकने के लिए नीचे की ओर झटका देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना कि नीचे की ओर जो झटका दिया है उसी के कारण इनिशियल वेलोसिटी 5 पैदा हुई है, तो ध्यान रखना कि थ्रो करने के लिए नीचे की ओर जो झटका देते हैं उसी के कारण इनिशियल वेलोसिटी 5 पैदा हुई है, लेकिन ध्यान रखना कि ये दृढ़ता के झटके वाला फोर्स तभी तक लगेगा जब तक बॉल हाथों के कांटेक्ट में होगी। लेकिन तुम बताओ कि एक बार बॉल हाथ से छूट गई उसके बाद ये झटके वाला फोर्स गायब हो जाएगा। तो बस बोल सकते हैं कि एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद तो बॉल फ्रीली मूव करेगी, मत तो उसके बाद तो बॉल पर एक्चुअल फोर्स केवल mg नीचे की ओर, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन केवल g नीचे की ओर होगा। ये तो ध्यान रखना कि थ्रो करने के लिए नीचे की ओर झटका लगाना पड़ेगा, वो तो सही है, लेकिन उसी झटके के कारण इनिशियल वेलोसिटी पैदा होती है, लेकिन एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद वो फोर्स गायब हो जाएगा, उसके बाद तो एक्चुअल फोर्स mg, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ और चीजें भी देखना। कई लोग सोचते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि फोर्स mg नीचे तो एक्सेलरेशन g नीचे, g नीचे तो एक्सेलरेशन गधों टाइप से माइनस g लिख देते हैं। ये तो जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि तुमने किसको पॉजिटिव माना, उस पर डिपेंड करता है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है,
एक्सेलरेशन भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो हमने नीचे कोई पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन प्लस जीएफ माइनस जीओ डिपेंड करता है कि तुमने किसको पॉजिटिव माना है। तो इस बार सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर थी, इससे आसानी के लिए हमने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, है ना। तो बस नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो इस बार यू जी एस सब नीचे की ओर से पॉजिटिव ही आएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। कुछ और भी कंफ्यूजन आते हैं वो देखना। तो देखो कई महामूर्ख लोग ये सोचते हैं उनको तो महामूर्ख ही बोलना पड़ेगा। तो कई महामूर्ख लोग ये सोचते हैं कि टकराने के बाद बॉल रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 और फिर गधों टाइप से s इक्वल टू v प्लस यू बाई टू v बाई टू इंटू टी इंटू एस इस टाइप से लगाते हैं। सुना ना, ये ध्यान रखना, सॉरी बोलने में गलती हो गई। कई मूर्ख ये सोचते हैं कि टकराने के बाद बॉल रुक जाएगी तो फिर यहाँ से यहाँ तक s इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है यार, ये चीज गलत है, तो ध्यान रखना तुम अच्छे से कि हम लोग बॉल के टकराने के जस्ट पहले तक ही स्टडी कर सकते हैं। याद रखना इस रेक्टिलिनियर मोशन में हम बॉल के जमीन से टकराने के जस्ट पहले तक ही स्टडी कर सकते हैं। बॉल की जमीन से टकराने के बाद क्या होगा उसको हम कोलिजन में स्टडी करेंगे। टकराने के बाद तो कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉल रबर की बनी हो तो टकराने के बाद बाउंस भी हो सकती है, अगर गीली मिट्टी की बनी हो तो रुक भी सकती है। तो ध्यान रखना कि रेक्टिलिनियर मोशन में हम बॉल के जमीन से टकराने के जस्ट पहले तक की स्टडी करेंगे, टकराने के बाद क्या होगा उसको हम कोलिजन में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं लिख सकते क्योंकि हम टक्कर के जस्ट पहले की बात करते हैं और टक्कर के जस्ट पहले वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो ये सारे जो छोटे मोटे डाउट आते हैं उसको ही मैंने क्लियर कर दिया। सॉरी, एक और डाउट आता है, कई डेढ़ बुद्धि बच्चे बोलते हैं कि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स mg भी लगेगा और एयर का फ्रिक्शन भी लगेगा, ये सोचते हैं। ये तो ध्यान रखना कि हम ये ध्यान रखना कि हम रेक्टिलिनियर मोशन में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें पत्थर बॉल ऐसी छोटी और भारी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ये तो ध्यान रखना कि मैकेनिक्स में हम जितने भी केस लेंगे उसमें पत्थर बॉल ऐसे छोटे और डेंस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और हम है ना, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि पत्थर या बॉल जैसा कोई छोटा और डेंस ऑब्जेक्ट हो तो उस पे एयर का फ्रिक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। हम सोच सकते हैं कि पत्थर या बॉल जैसा कोई अगर डेंस ऑब्जेक्ट हो तो उस पे एयर का फ्रिक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम बताओ कि बॉल की जगह अगर कोई कबूतर का पंख हो, है ना, बॉल की जगह कबूतर का पंख हो तो बताओ बहुत कम डेंस होता है और उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो तब फिर एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तब फिर एयर का फ्रिक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आगे मैं नहीं बताऊंगा कि अपने रेक्टिलिनियर मोशन में हम पत्थर बॉल जैसे छोटे और डेंस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि पत्थर या बॉल जैसा छोटा और डेंस ऑब्जेक्ट हो तो उस पे एयर का फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो जितने भी टाइप के डाउट आते हैं वो सब बता दिया। बाकी कोई सिंसियर बच्चा होगा तो उसके डाउट आएंगे नहीं, ये तो डेढ़ बुद्धि बच्चों की बात है। ठीक है, सिंसियर बच्चा तो इजीली ए से बी तक s इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर लगाएगा और इजीली इसको सॉल्व कर लेगा। हाँ बच्चों देखो अभी जो क्वेश्चन लिया था उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसकी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है एक बार क्वेश्चन बोल लेता हूँ। ठीक है, कोई इस बार भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना तो इस बार भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वो एक 100 मीटर हाइट का कोई टावर है, इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। बस पिछले केस में बॉल को नीचे की ओर थ्रो कर रहे थे और इस क्वेश्चन में बॉल को उतनी स्पीड से लेकिन ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। ये तो सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। ये तो हमको प्रैक्टिकली पता है ना, हमको प्रैक्टिकली पता है कि बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो इसकी स्पीड घटेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
और उसके बाद बॉल पलट करके नीचे आएगी, तो हमको देखना है कि बॉल को यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा है 100 मीटर ऊंचा कोई टावर है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका है। तो पहले बॉल ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद बॉल पलट करके नीचे आएगी ना, तो बॉल को यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो चलो आसानी के लिए ये आसानी के लिए जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको ए मान लेते हैं, और जब बॉल जमीन पर पहुंचने वाली है उस पोजीशन को बी मान लेते हैं। तो हमको पूछा है कि बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक पहुंचने में मतलब ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो चलो सबसे पहले तो बॉल का एक्सेलरेशन देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले बॉल का एक्सेलरेशन देखते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि एक बार हाथ से छूट गए उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, है ना, वही कंसेप्ट। कि बताओ, एक बार हाथ से छूट गए उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, तो हर टाइम पर बॉल पर एक्चुअल फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर। तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा, जी नीचे की ओर। तो क्लियरली बोल सकते हैं, सही है ना। यहाँ लिख देता हूँ, ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ बॉल चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ, हम बोल सकते हैं कि बॉल चाहे ऊपर जा रही हो नीचे आ रही हो, एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद फ्रीली मूव करेगी, तो हर टाइम पर इस पर ग्रेविटेशन फोर्स तो mg नीचे की ओर ही लगेगा। हमको पता है ना कि अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है वो हमेशा एट्रैक्शन का मतलब नीचे ही लगाती है। ऐसा थोड़ी है कि जब बॉल ऊपर जा रही है तो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर लगाती है, और बॉल जब नीचे आ रही है तो ग्रेविटी नीचे की ओर लगाती है। हमको पता है कि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा एट्रैक्शन वाला मतलब नीचे की ओर ही लगाती है। तो बस हम बोल सकते हैं, एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, मतलब बॉल चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, हर बार इस पर ग्रेविटेशन फोर्स तो mg नीचे की ओर ही लगेगा। मतलब इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन हमेशा g नीचे की ओर ही होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि बॉल चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, हर बार अर्थ तो ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर ही लगाएगी। तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन हमेशा g नीचे की ओर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि इस पूरे मोशन में, ना बोल सकते हैं कि इस पूरे मोशन में थ्रू आउट एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है ना, बोल सकते हैं कि इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो बोल सकते हैं कि इस पूरे मोशन में थ्रू आउट एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है मतलब इस पूरे मोशन के लिए हम एक सिंगल इक्वेशन लगा सकते हैं, है ना। देखो, कई लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर जाने वाले मोशन के लिए अलग इक्वेशन मोशन लगाओ और नीचे आने वाले मोशन के लिए अलग इक्वेशन लगाओ। ये तो कोई पाप नहीं है। तुमको श्रद्धा हो मतलब तुमको ज्यादा लिखने का शौक हो तो ऐसे कर सकते हैं कि गधों टाइप से ऊपर वाले मोशन के लिए अलग इक्वेशन लगाएं और नीचे वाले मोशन के अलग लगाएं। तो तुमको ज्यादा लिखने का शौक हो तो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि पार्टिकल, अच्छे ध्यान रखना कि पार्ट ये सॉरी अच्छे ध्यान रखना कि बॉल भले ही पहले ऊपर जा रही है और फिर पलट करके नीचे आ रही है मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भले ही चेंज हो रही है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखना कि पहले ऊपर जा रही है और फिर नीचे जा रही है, मतलब इसकी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भले ही चेंज हो रही हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है इससे बिंदास इस पूरे मोशन के लिए हम एक सिंगल इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो
ये चीज ध्यान रखना कि पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा हो फिर नीचे जा रहा हो, या भले ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर रहा हो, है ना? पार्टिकल कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहा हो, लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है तो इस पूरे मोशन के लिए बिंदास हम एक सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये तो देख लिया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भले ही चेंज हो रही है या भले ही मोशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है, तो ए से बी तक के इस पूरे मोशन के लिए हम सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो चलो अब ए से बी तक के मोशन के लिए कौन सी इक्वेशन लगानी वो देखना है। तो तुम स्मार्टली बताओ, ये लिख देता हूँ, ये तुम स्मार्टली बताओ कि सॉरी, तो स्मार्टली बताओ कि ए से बी तक इस कंप्लीट मोशन में इसका डिस्टेंस ट्रेवल भले कितना भी हो, लेकिन ए से बी तक के कंप्लीट मोशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ। 100 नीचे की ओर। तुम बताओ कि बॉल, ये तुम बताओ कि बॉल ए से स्टार्ट हो रही है और घूम फिर करके बी तक पहुंच रही है ना? बोल सकते हैं कि बॉल ए से स्टार्ट हो रही है और घूम फिर करके बी तक पहुंची है, तो इस पूरे मोशन में बॉल ओवरऑल कितना डिस्प्लेस हुई है? 100 मीटर नीचे की ओर। या तो हम कह सकते हैं कि ए से हम कह सकते हैं कि ए से बी तक के इस पूरे मोशन में इसका डिस्टेंस ट्रेवल भले कितना भी हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे होगा। कह सकते हैं ना कि बॉल ए से स्टार्ट हो रही है और बी तक पहुंच रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने वाला सीधा वेक्टर वो 100 नीचे की ओर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल कितनी भी हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर है और टाइम निकालना है। तो तुम बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कौन रिलेट करता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बस उसके लिए हम ए से बी तक के कंप्लीट मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ कि उसके लिए हम ए से बी तक के इस कंप्लीट मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं ना। तो इस कंप्लीट मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चक्कर है कि इसमें हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है। बताओ, इसमें हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, और ए से बी तक इसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। तो इस बार चक्कर है कि हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है ना? तो तुम ध्यान रखना कि कभी भी अगर सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो, तो ऐसे केस में घबराना मत। ऐसे केस में किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो। तुम चाहो तो ऊपर वाली डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, या चाहो तो नीचे वाली डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो। आंसर बिंदास वही आएगा। है ना? तो ध्यान रखना थोड़ा कि अगर सबकी डायरेक्शन अलग-अलग हो तो घबराना मत। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, तो ऊपर या नीचे किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि ज्यादातर चीजें जिस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव मानना थोड़ा सा सिंपल रहता है। तो बताओ ज्यादातर चीजें किधर की ओर है? नीचे की ओर है। बताओ एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। तो बताओ ज्यादातर चीजें नीचे की ओर है, इसलिए आसानी के लिए हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। बाकी किसी ने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तब भी कोई पाप नहीं है, तब भी आंसर बिंदास वही आएगा। तो अब ये बेवकूफ भरी चीजें नहीं बताऊंगा, याद रखना कि अगर सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो तो ये सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो तो हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम ये करते हैं कि ज्यादातर चीजें जिस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो बस इस बार ज्यादातर चीजें नीचे की ओर हैं, इससे आसानी के लिए हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, और बस अब तो आंखें बंद करके s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसमें वैल्यू रखते हैं। चलो सबसे पहले ए से बी तक s देखना है, मतलब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट देखना है ना? तुमको अच्छे से पता होगा, ये तुमको अच्छे से पता होगा कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता है। वही सबसे पहले हमको ए से बी तक s देखना है, मतलब ए से बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, है
हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए से बी तक इसका डिस्टेंस ट्रैवल भले ही कितना भी हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर होगा। तो बताओ कि बॉल ए से स्टार्ट हो रही है और घूम फिर करके बी तक पहुंची है, तो ए से बी तक बॉल ओवरऑल कितना खिसकी है? 100 मीटर नीचे की ओर। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो आगे ध्यान रखना, ए से बी तक इसका डिस्टेंस ट्रैवल भले कितना भी हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर है, और नीचे कोई पॉजिटिव लिया है इसलिए +100 इक्वल टू यू। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी 5 ऊपर की ओर है, तो इस बार नीचे को पॉजिटिव लिया है तो ऊपर को नेगेटिव लेना होगा, मतलब यू हमको -5 लिखना होगा, इंटू टी निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर है और नीचे कोई पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सेलरेशन प्लस जी, मतलब +10 इंटू टी निकालना है, तो टी स्क्वायर हमको निकालना है। आगे सॉल्व कर सकते हो। तो तुम बताओ कि इधर तो 100 इक्वल टू ये -5t और हाफ इंटू 10 करेंगे तो 5t स्क्वायर, इसमें 5 को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? -t प्लस टी स्क्वायर। 5 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 20, और 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? तो इस सॉल्व करने के लिए फैक्टर करने होंगे, लेकिन अब कचरा यहाँ लिख नहीं सकता, तो कचरे को अलग से कर लेता हूँ। तो अपने पास इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो पता होगा इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर करेंगे, तो ये अपना 10 का मेथड कि 20 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 1 आए, तो उसके लिए 5 इंटू 4, तो माइनस टी को -5t प्लस 4t लिख देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस टी को हम -5t प्लस 4t लिख देंगे, -20 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं तो बताओ इसमें t कॉमन आ जाएगा, तो t -5 प्लस इधर 4 कॉमन, तो t -5 इक्वल टू 0। इन दोनों में t -5 कॉमन, तो अंदर बचेगा t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो t -5 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसके फैक्टर करेंगे तो t -5 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया। बस हमको पता है इसके दो सॉल्यूशन होंगे, ठीक, या तो t -5 0 हो सकता है या फिर t प्लस 4 0 हो सकता है, दोनों को लेते हैं। तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो ये होगा कि t -5 0 हो सकता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 5 आएगा, या फिर t प्लस 4 भी 0 हो सकता है, और t प्लस 4 0 होगा तो t इक्वल टू -4 आएगा। अब हमको पता है कि टाइम का नेगेटिव सॉल्यूशन तो लेते ही नहीं है, मैंने बताया था कि t इक्वल टू -4 का मतलब बॉल को फेंकने के भी 4 सेकंड पहले की बात कर रहा है। बताओ बॉल को फेंकने के पहले इसके साथ क्या होगा बता नहीं सकते हैं, इसलिए टाइम का नेगेटिव सॉल्यूशन तो लेते ही नहीं है। हम टाइम का पॉजिटिव सॉल्यूशन ही लेते हैं, तो अपना वैलिड सॉल्यूशन आएगा t इक्वल टू 5। और चलो तुम बताओ कि हमने a से b तक इक्वेशन लगाई थी, है ना? बताओ कि हमने a से b तक इक्वेशन लगाई थी, तो टाइम भी कहां से कहां तक का आएगा? a से b तक का। बस बोल सकते हैं कि बॉल को a से b तक जाने में टाइम कितना लगेगा? 5 सेकेंड। ये अपना करेक्ट आंसर है। अब देखो कई लोग ये सोचते हैं यार कि पहले बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, सब कैसे होगा? तो ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स हमसे ज्यादा स्मार्ट होती है, तो ये बॉल पहले ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, सब कुछ एडजस्ट करके मैथमेटिक्स ने आंसर दे दिया कि t इक्वल टू 5। बस a से b तक इक्वेशन लगाई है, तो a से b तक बॉल को टाइम 5 सेकेंड ही अपने आप एडजस्ट करके आ गया। तो देखो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें सीखने की चीज ये है कि बच्चे समझते हैं कि पहले बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो ऊपर जाने में टाइम अलग निकाले और नीचे आने में अलग निकाले। ठीक है, तो ध्यान रखना कि श्रद्धा हो तो निकाल सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमको सीखने ये मिला, है ना, इस क्वेश्चन से सीखने मिला
कि भले ही बॉल पहले ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रही है, लेकिन इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्लीटली कांस्टेंट है। इसलिए इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड मोशन के लिए हम बिंदास से एक सिंगल इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम एक सिंगल इक्वेशन से काम चला सकते हैं, ठीक। और दूसरा सबक ये मिला, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल टू 100 कैसे आ गया, ये भी कई मूर्ख लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में s डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि बॉल भले ही कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रही हो, लेकिन बॉल ए से स्टार्ट हो रही है और घूम फिर करके बी तक पहुंच रही है, तो ए से बी तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने वाला सीधा वेक्टर मतलब 100 नीचे की ओर। ध्यान, एक और छोटी चीज बच्चों के दिमाग में आती है, कई लोग सोचते हैं कि नीचे को पॉजिटिव लिया है, उसकी जगह कई डेढ़ बुद्धि बच्चे ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं। तो कोई पाप नहीं है, अगर तुम ऊपर को पॉजिटिव लोगे तब भी डरना मत, आंसर वही आएगा। है ना? बताओ ऊपर को पॉजिटिव लोगे तो बताओ अब वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। ये ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर है, ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो नीचे नेगेटिव मतलब -100 इक्वल टू यू। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 ऊपर की ओर है और ऊपर को पॉजिटिव लिया है, इसलिए +5 आएगा टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर है, ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो नीचे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब -g मतलब -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली इक्वेशन यही बनेगी और आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम चिंता मत करना, है ना। ध्यान रखना कि कभी भी सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो तो चिंता मत करना, तुम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, आंसर वही आएगा। लेकिन फिर भी हम तो ऐसा करते हैं कि ज्यादातर चीजें जिस डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन का बहुमत है, मतलब मेजोरिटी, उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसमें ज्यादातर चीजें नीचे की ओर दिख रही है, इसलिए हमने नीचे को पॉजिटिव ले लिया। चलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली लिख दिया है, कि तुम उसको नोट कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई बहुत बड़ा सा गुब्बारा है, मतलब बलून है। देखो भाई, कि हमको दे रखा है कि कोई बड़ा सा गुब्बारा या बलून है जो 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है। ये तो भाई, एक बलून है जो 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है। अब किसी इंस्टेंट पे इस बलून की जमीन से हाइट 100 मीटर है। अब इस इंस्टेंट पर मूविंग बलून से हमने किसी पत्थर को छोड़ा है, तो हमको देखना है कि इस पत्थर को यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा बलून है जो 5 की वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है, इस इंस्टेंट पे हाइट 100 मीटर है। इस इंस्टेंट पर इस मूविंग बलून से किसी पत्थर को छोड़ा है ना, बस। इस क्वेश्चन में सबसे मेन इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज ये है कि मूविंग बलून से अगर किसी पत्थर को छोड़ेंगे, है ना, सॉरी, कि मूविंग बलून से किसी पत्थर को छोड़ेंगे या रिलीज करेंगे, तो इस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। देखो, तुम लॉजिकली सोच सकते हो, है ना, सॉरी, तो तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि मूविंग बलून से अगर किसी पत्थर को छोड़ेंगे, तो बताओ इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये पत्थर बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं, ये तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि मूविंग बलून से अगर किसी पत्थर को छोड़ेंगे तो इनर्शिया की, पत्थर में मास होता है ना, मास को हम इनर्शिया बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि मूविंग बलून से किसी पत्थर को छोड़ेंगे तो मास या इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये पत्थर बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। मतलब बलून की वेलोसिटी 5 है, तो उससे छूटने वाले पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी 5 होगी, ये बोल सकते हैं। मेन कंसेप्ट ये है। ये तो देखो, कई मूर्ख लोग तो क्या करते हैं,
ये मूर्ख लोग तो क्या करते हैं, बस बलून से किसी पत्थर को छोड़ा है, रिलीज किया है, तो रिलीज शब्द सुनते ही u इक्वल टू 0 लिख देते हैं गधोटाई से। लेकिन ये गलत है यार, तो ध्यान रखना कि अगर पत्थर को किसी स्टेशनरी प्लेस से रिलीज किया होता है ना, पत्थर को किसी स्टेशन या फिक्स प्लेस से रिलीज किया होता तब तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती। लेकिन इस बार इस पत्थर को मूविंग बलून से रिलीज किया है, तो हम बोल सकते हैं इस पत्थर में मास या इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी, और इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये पत्थर बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। मतलब बलून की वेलोसिटी 5 है, तो उससे छूटने वाले पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी 5 ही होगी। ये हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तो इसको मैंने न्यूटन के इनर्शिया के कंसेप्ट से बताया। बाकी तुम ये इसको सोचने का बेस्ट तरीका है, तुमको ऐसे ही सोचना है, ठीक है। लेकिन तुम चाहो तो एक बार महामूर्खों के टाइप से डिटेल में भी देख सकते हो, है ना। तुम चाहो तो मूर्खों के टाइप से डिटेल में भी देख सकते हो। तो डिटेल में हम ऐसे बोल सकते हैं कि बता छोड़ने के पहले पत्थर बलून के अंदर था, है ना, बोल सकते हैं कि छोड़ने के पहले पत्थर बलून के अंदर था, तो तब तो इसकी वेलोसिटी 5 थी। तो तुम बताओ कि छोड़ने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 5 थी, तो छोड़ने के जस्ट बाद भी इसकी वेलोसिटी 5 ही होगी। तो तुम बताओ, ठीक, तुम बताओ कि इस पत्थर को हमने रिलीज किया, मतलब छोड़ा है, कोई झटका दे करके फेंका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना कि इस पत्थर को हमने रिलीज किया है, इस पत्थर को हमने रिलीज किया मतलब छोड़ा है, कोई झटका दे करके फेंका नहीं है। तो झटका दे करके फेंका नहीं है, इसलिए इसकी वेलोसिटी सडनली चेंज नहीं करेगी। तो रिलीज करने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 5 थी, तो रिलीज करने के जस्ट बाद भी इसकी वेलोसिटी 5 ही होगी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अब बार बार गधों टाइप से इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो ध्यान रखना कि बार बार मूर्खों टाइप से इतना डिटेल में नहीं सोच सकते। बस अब आगे इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना। अब इसको आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि मूविंग गाड़ी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़े, ये ध्यान रखना कि मूविंग गाड़ी से अगर किसी पत्थर को छोड़े, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण वो पत्थर गाड़ी की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। तो गाड़ी अब बलून की वेलोसिटी 5 है, तो उससे छूटने वाले पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी 5 ही होगी। तो ये चीज मैंने प्रॉपर लिख दी है, ठीक ना, इंग्लिश में भी लिख दी है, और कोई अपने हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो सीधे साधे शब्दों में हिंदी में भी लिख दिया है। बस अब मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि मूविंग बलून से छोड़ेंगे तो इनर्शिया के कारण पत्थर बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा, तो बलून की वेलोसिटी 5 ऊपर की ओर है, तो छूटने वाले पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी 5 ऊपर की ओर होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 5 ऊपर की ओर होगी। अब आराम से बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी 5 ऊपर की ओर है, तो उसके कारण पत्थर थोड़ा ऊपर जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और फिर पत्थर पलट करके नीचे आएगा। बस पत्थर को यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो ये तो बताओ पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया ना, ये तो पुराने वाला ही क्वेश्चन बन गया। तब तो इसको इजीली कर सकते हैं। चलो आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि इनिशियल पोजीशन को ए मान लेते हैं, और एक पत्थर घूम फिर करके जमीन पे पहुंच गया, इसको बी मान लेते हैं। बस हमको देखना है कि इस पत्थर को ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो चलो एक बार इसका एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए तो एक्सेलरेशन के लिए तो वही पुराना कंसेप्ट कि बताओ एक बार हाथ से या बलून से छूट, है ना, एक बार हाथ से या बलून से छूट गया, उसके बाद पत्थर फ्रीली मूव करेगा, तो पत्थर चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, इस पर एक्चुअल फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन हमेशा g नीचे की ओर होगा। बस तुम बताओ कि इस पूरे मोशन में, है ना, भले कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो, लेकिन इस पूरे मोशन में इसका एक्सेलरेशन कंप्लीटली कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कंप्लीटली कांस्टेंट है, इसलिए इस पूरे मोशन के लिए हम एक सिंगल इक्वेशन लगा सकते हैं।
बस अब तो वही कहानी। ये बताओ ए से बी तक डिस्टेंस ट्रैवल भले ही कितना भी हो, लेकिन ए से बी तक इसकी नेट शिफ्टिंग या नेट डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर है। बस नेट डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर और टाइम निकालना है। तो बता डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कौन रिलेट करता है? सेकंड इक्वेशन। बस ए से बी तक की इस कंप्लीट मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं ना। ए से बी तक इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर। तो इस पूरे मोशन के लिए एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर लगा देंगे। अब इसमें वही चक्कर है कि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। बस सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो, तो ऐसे केस में चिंता करने की जरूरत नहीं, बस किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। तो वैसे तो ऊपर या नीचे किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें नीचे की ओर हैं, एक्सेलरेशन भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो ज्यादातर चीजें नीचे की ओर हैं, इसलिए आसानी के लिए हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। बस अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख देते हैं। चलो सबसे पहले ए से बी तक एस में तो डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता है कि ए से बी तक इसका डिस्टेंस ट्रैवल भले कितना भी हो, लेकिन इसकी शिफ्टिंग या इसका डिस्प्लेसमेंट 100 नीचे की ओर है और नीचे कोई पॉजिटिव माना है इसलिए प्लस 100 इक्वल टू यू। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 ऊपर की ओर है, नीचे को पॉजिटिव माना है तो ऊपर को नेगेटिव, तो -5 इंटू टी निकालना है प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर है और नीचे कोई पॉजिटिव माना है इसलिए प्लस जी है प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व पहले किया था, सॉल्व करने का वही तरीका कि इसमें 5 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके फैक्टर करेंगे तो टी माइनस 5 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो t माइनस 5 इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू प्लस 5, और दूसरा t प्लस 4 इक्वल टू 0 मतलब t माइनस 4। तो टाइम का नेगेटिव सॉल्यूशन तो लेते ही नहीं है, क्योंकि टाइम का जो नेगेटिव सॉल्यूशन है वो पास की बात करता है, और फेंकने के पहले बेचारे इसके साथ क्या होगा बता नहीं सकते हैं। इसे नेगेटिव सॉल्यूशन तो नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव सॉल्यूशन लेंगे। और तुम बताओ कि a से b तक इक्वेशन लगाई तो टाइम भी a से b तक का आएगा। तो इस पत्थर को ए से बी तक जाने में टाइम 5 सेकेंड ये आ गया। ये तो इसमें मेन जो कंसेप्ट था हमने पढ़ लिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी छोटे छोटे राज छुपे हुए हैं, उसको एक बार देखना। ये तो देखो, जैसे अभी तो बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना, लेकिन कई बार हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि बलून इस बार ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, और चलो मान लेते हैं कि 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, और किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 5 है। इस इंस्टेंट पे इस पत्थर को छोड़ा है, तो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं कि बताओ मूविंग बलून, सॉरी, बोल सकते हैं कि मूविंग बलून से अगर किसी पत्थर को छोड़ें तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये पत्थर बलून की वेलोसिटी तो लेकर के जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन लेकर के नहीं जाएगा। ये बोल सकते हैं इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण बल ये पत्थर बलून की वेलोसिटी तो लेकर के जाएगा, मतलब पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी तो 5 ही होगी, लेकिन ये पत्थर बलून की, है ना, वेलोसिटी तो लेकर के जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन लेकर के नहीं जाएगा। क्योंकि हमको अच्छे पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कोई इनर्शिया या पीछे की हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट फोर्स पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि भले ही हम बलून से छूट रहा हो, है ना, भले ही बलून से छूट रहा हो किसी टावर से छूट रहा हो, लेकिन एक बार हाथ से छूट गया उसके बाद फ्रीली मूव करेगा। तो इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। बस ये कंसेप्ट भी, है ना, ये कंसेप्ट भी तुम आगे ध्यान रखना, तो याद रखना कि मूविंग बलून से अगर कोई पत्थर छूट रहा हो तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये पत्थर बलून की वेलोसिटी तो लेकर के जाएगा, लेकिन
एक्सेलरेशन लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की हिस्ट्री पे नहीं, एक्सेलरेशन प्रेजेंट फोर्स पे डिपेंड करता है। देखना, इससे ध्यान रखना कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर बलून का एक्सेलरेशन हो तो उसका कोई यूज नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए इसको काट देना। तो ये सब देख लें। कुछ और भी चीजें देखते हैं। इसको भी सुन लेना। जैसे देखो, अभी तो मूविंग बलून से किसी पत्थर को छोड़ा है या रिलीज ही किया है, इससे अभी तो एक पत्थर बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा, बलून की वेलोसिटी 5 है, तो उससे छूटने वाले पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी 5 ही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये ध्यान रखना, कि कई बार ऐसा होता है कि मूविंग बलून से किसी पत्थर को छोड़ते नहीं है, उसकी जगह झटका देकर के फेंकते हैं। तो इसको भी देख लेना, ठीक है। तो चलो, इस बार भी मान लेते हैं सेम वही क्वेश्चन है ना, इस बार भी वही क्वेश्चन है कि कोई बलून 5 की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। सॉरी, तो वही क्वेश्चन है कि कोई बलून 5 की वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। लेकिन, ठीक है ना, लेकिन इस बार हमने मूविंग बलून से किसी पत्थर को छोड़ा है, रिलीज नहीं किया है। उसकी जगह इस बार मान लेते हैं कि मूविंग बलून से इस पत्थर को झटका देकर के ऊपर की ओर फेंका है, और हमको दे रखा है कि बलून के कंपैरिजन में, सॉरी, ये तो वही कि मूविंग बलून से किसी पत्थर को छोड़ा नहीं है, उसकी जगह झटका दे करके ऊपर की ओर फेंका है, और हमको दे रखा है कि ये हमको दे रखा है कि बलून के कंपैरिजन में इस पत्थर को 3 की रिलेटिव वेलोसिटी से झटका देकर फेंका है। अब हमको देखना है कि अब पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो देखना है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मूविंग बलून से छोड़ते तब तो इनर्शिया के कारण वेलोसिटी लेकर के जाता, मतलब बलून की वेलोसिटी 5, तो पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी 5 होती है। लेकिन इस बार छोड़ा नहीं है, इस बार झटका देकर के फेंका है ना, इस बार छोड़ा नहीं है, इस बार झटका देकर के पत्थर को फेंका है। तो अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अब पत्थर की एक्चुअली एक नहीं दो वेलोसिटी होंगी। तो ये ध्यान रखना कि छोड़ा नहीं है, झटका देकर फेंका है ना, तो इस बार पत्थर की एक नहीं दो वेलोसिटी होंगी। तो तुम बताओ कि एक तो, ये तुम बताओ कि एक तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा, मतलब बलून की वेलोसिटी 5 है, तो उससे छूटने वाले पत्थर की वेलोसिटी 5 तो होगी, लेकिन झटका देकर के फेंका है, उसके कारण उसकी एडिशनल वेलोसिटी 3 भी आ जाएगी। तो बताओ, अब इस पत्थर की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 + 3 मतलब 8 हो जाएगी, है। तो ये ध्यान रखना है, इस बार छोड़ा नहीं है, झटका देकर फेंका है ना। तो बताओ, अब इस पत्थर की एक नहीं दो वेलोसिटी होंगी। एक तो इनर्शिया के कारण तो इसकी वेलोसिटी 5 होगी, और जो झटका देकर फेंका उसके कारण 3 भी होगी। तो अब पत्थर की, फिर अब इस पत्थर की इनिशियल टोटल वेलोसिटी 5 + 3 मतलब 8 हो जाएगी, है ना। अब अगला केस लेते हैं, इधर चलो बना देता हूँ। देखो, इस बार भी सेम वही केस है, लेकिन इस बार भी इस मूविंग बलून से किसी पत्थर को झटका देकर के फेंका है। और चलो, इस बार मान लेते हैं कि बलून के कंपैरिजन में इस बॉल को 3 की रिलेटिव वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो किया है। अब पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो आराम से बोल सकते हैं कि बता, इस बार भी पत्थर को छोड़ा नहीं है, झटका देकर फेंका है, तो इस बार भी पत्थर की एक नहीं दो वेलोसिटी होंगी। तो बताओ, एक तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा, तो बताओ इनर्शिया के कारण तो इसकी वेलोसिटी 5 होगी, लेकिन झटका देकर फेंका उसके कारण इसकी वेलोसिटी 3 नीचे की ओर भी होगी। तो बताओ, अब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों अपोजिट है ना, तब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 - 3 मतलब 2 हो जाएगी, ठीक है। कह सकते हैं बस। अब इसको आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना, आगे नहीं बताऊंगा। तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि मूविंग गाड़ी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ें या रिलीज करें, तब तो इनर्शिया के कारण वो केवल गाड़ी की वेलोसिटी लेकर के जाता है। तो गाड़ी की वेलोसिटी 5 है, तो छूटने वाले पत्थर की वेलोसिटी 5 होगी। लेकिन अगर मूविंग गाड़ी से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़े नहीं, उसकी जगह झटका देकर फेंके या थ्रो करें, तो फिर उस पत्थर की दो वेलोसिटी होंगी, इनर्शिया के कारण 5, और जो झटका देकर फेंका उसके कारण 3। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 5 + 3 8 होगी, और अपोजिट फेंकें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 5 - 3 मतलब 2 होगी।
तो इस कंसेप्ट को आगे ध्यान रखना। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अभी तक तो हमने सॉरी अभी तक तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के जितने भी क्वेश्चन किए उसमें थ्रू आउट पूरे मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर सेम रहता था, इसलिए इस कंप्लीट मोशन के लिए हमें सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते थे। लेकिन देखो अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक्सेलरेशन सेम नहीं रहता है, ए से बी तक एक्सेलरेशन कुछ और होता है और बी से सी तक एक्सेलरेशन कुछ और होता है। और हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ऐसे अलग अलग हो तो अब हम कंप्लीट इक्वेशन नहीं लगा सकते, तब हमको इक्वेशन को ब्रेक करके लगाना होता है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने प्रॉपरली लिख दी है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई स्टेशनरी हेलीकॉप्टर है ना, वही कि कोई स्टेशनरी हेलीकॉप्टर है, मतलब रुका हुआ हेलीकॉप्टर है और इसकी जमीन से हाइट 2495 मीटर इतनी दे रखी है, ठीक है। और देखो इस स्टेशनरी हेलीकॉप्टर से कोई आदमी छूट रहा है, मतलब गिर रहा है, तो हमको पता है कि स्टेशनरी हेलीकॉप्टर से कोई आदमी छूट रहा है, गिर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब बताओ आदमी जैसे ही गिरता है तो तुरंत तो पैराशूट नहीं खुलता है ना। तो हमको दे रखा है कि 10 सेकंड तक तो पैराशूट नहीं खुल रहा है, मतलब 10 सेकंड तक तो आदमी बिल्कुल फ्रीली गिरेगा और 10 सेकंड के बाद पैराशूट खुल जाता है। और हमको पता है कि पैराशूट खुलने के बाद तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लग ही रहा था, लेकिन पैराशूट खुलने के बाद इस पर और भी फोर्स लगेंगे, जैसे ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लगेगा, एयर का रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। तो हमको दे रखा है कि पैराशूट खुलने के बाद इस आदमी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और सारे फोर्सेस के कारण पैराशूट खुलने के बाद ये रिजल्टेंट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। तो अब इसकी स्पीड घटेगी, तो हमको देखना है कि जब आदमी ग्राउंड पर पहुंचेगा तब कितनी स्पीड के साथ पहुंचेगा वो देखना है, ठीक है। और आदमी की टोटल हाइट 2495 मीटर इतनी दे रखी है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही हमको दे रखा है कोई स्टेशनरी हेलीकॉप्टर है, उससे कोई आदमी छूट रहा है, मतलब गिर रहा है। तो हमको पता है कि स्टेशनरी हेलीकॉप्टर से कोई आदमी गिर रहा हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब तुम बताओ कि जैसे आदमी गिरता है तुरंत तो पैराशूट नहीं खुलता है ना। तो हमको दे रखा है कि 10 सेकेंड तक आदमी फ्रीली गिर रहा है, तो तुम बताओ कि अभी तो पैराशूट नहीं खुला है ना, वही कि अभी तो पैराशूट नहीं खुला है, मतलब अभी तो आदमी बिल्कुल फ्रीली गिरेगा। तो अभी तो आदमी पर एक्चुअल फोर्स केवल ग्रेविटेशन फोर्स mg। चलो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। हमको पता है कि पहले 10 सेकंड तक तो पैराशूट नहीं खुला है, मतलब आदमी डेड बॉडी के टाइप से बिल्कुल फ्रीली गिरेगा। तो अभी तो इस पर एक्चुअल फोर्स केवल mg होगा, एक्चुअल फोर्स केवल mg होगा, तो अभी तो इसका एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। और बताओ जो ग्रेविटेशन फोर्स mg या जो एक्सेलरेशन g है उसके कारण 10 सेकंड तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो ये फोर्स mg एक्सेलरेशन g लग रहा है उसके कारण 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अब हमको दे रखा है टिक कि 10 सेकंड के बाद अब पैराशूट खुल गया है और पैराशूट खुलेगा उसके बाद तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लग ही रहा था, लेकिन उसके अलावा बॉयंसी फोर्स लगेगा, एयर के रेजिस्टिव फोर्स लगेंगे। तो पैराशूट खुलने के बाद इस पर बहुत सारे फोर्स लगेंगे। और अब हमको दे रखा है कि पैराशूट खुलने के बाद ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिजल्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है ना। उसमें सारे फोर्स आ गए, mg, एयर का बॉयंसी फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, ये सारे फोर्स आ गए। तो अब इन सारे फोर्सेस के कारण 2.5 के रिजल्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। और बताओ अब रिटार्डेशन है तो उसके कारण अब इसकी स्पीड घटेगी। तो ग्राउंड पर कितनी स्पीड, लिख देता हूँ, ग्राउंड पर कितनी स्पीड के साथ पहुंचेगा वो देखना है, ठीक है। तो बस हाँ बेटा आ रहा हूँ। ये तो ग्राउंड पर कितनी स्पीड के साथ पहुंचेगा वो देखना है। चलो तुम देखते ही बताओ ये तुम देखते ही बताओ कि इस बार
यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कंप्लीट मोशन के लिए क्या एक सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? जरा सोच के बताओ। यहाँ से यहाँ तक के कंप्लीट मोशन के लिए क्या एक सिंगल इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। बताओ। इस बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक्सेलरेशन कुछ अलग कांस्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कुछ अलग है। ठीक है ना? इस बार पूरे मोशन के लिए सिंगल इक्वेशन नहीं लगा सकते, तो इस बार हमको इक्वेशन ब्रेक करके लिखनी होगी। तो उसके लिए आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि जब आदमी छूटा था उसको पोजीशन ए मान लेते हैं, उसके बाद जब पैराशूट जस्ट खुल रहा था उसको पोजीशन बी मान लेते हैं और आदमी ग्राउंड पर पहुंचा है इसको पोजीशन सी मान लेते हैं। तो ए से सी तक के कंप्लीट मोशन के लिए एक सिंगल इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि बताओ ए से बी तक तो इसका एक्सेलरेशन जी जितना कांस्टेंट है और बी से सी तक इसका एक्सेलरेशन 2.5 जितना कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन अलग अलग है, इसलिए सिंगल इक्वेशन नहीं लगा सकते। इस बार हमको ए से बी तक इक्वेशन अलग लगानी होगी और बी से सी तक इक्वेशन अलग लगानी होगी। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। पहले ए से बी तक देख लेते हैं। ठीक है ना? तो हमको पता है कि ए से बी तक तो फ्रीली गिरेगा, एक्चुअल फोर्स mg तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g होगा ना। तो ए से बी तक इक्वेशन अलग लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए से बी तक, ए से बी तक वाले मोशन में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। तो उसके लिए बताओ, ए से बी तक के मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, मतलब ए से बी तक v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बताओ कि ए से बी तक वाले मोशन में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको v भी बोल लेता हूँ, इक्वल टू ए से बी तक वाले मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा? 0 प्लस एक्सेलरेशन। तो बताओ ए से बी तक इसका एक्सेलरेशन कितना है? g मतलब 10 और t तो बताओ ए से बी तक टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 100 आ जाएगी। तो इसे लिख भी सकते हैं, चित्र में बना सकते हैं। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 थी, लेकिन 10 मीटर नीचे गिर जाएगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 100 मीटर पर सेकेंड इतनी आ जाएगी। ये निकाल लिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज देखते हैं कि ए से बी तक ये कितना नीचे गिर जाएगा, मतलब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो उसके लिए ए से बी तक एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एड स्क्वायर लगा देते हैं। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, इक्वल टू ए से बी तक वाले मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा? 0, टी तो कितना है? 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? g मतलब 10 इंटू टाइम 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए से बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट 1000/2 मतलब 500 मीटर आ गया। ये तो बोल सकते हैं कि ए से बी तक ये कितना नीचे की ओर गिर जाएगा? फिर ए से बी तक ये कितना नीचे की ओर गिर जाएगा? 500 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बस ए से बी तक वाले मोशन को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया और पता चल गया कि ए से बी तक ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 500 मीटर जितना डिस्प्लेस हो जाएगा। बस अब इसकी जमीन से हाइट कितनी होगी वो देख सकते हैं। ठीक है, तुम आराम से बताओ कि शुरू में इसकी जमीन से हाइट 2495 मीटर थी, अब ए से बी तक 500 मीटर तो डिस्प्लेस हो गया, तो तब अब इसकी जमीन से हाइट कितनी बचेगी? 2495 माइनस 500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1995। तो बोल सकते हैं कि 2495 में से 500 मीटर जितना डिस्प्लेस हो गया है, तो अब इसकी जमीन से हाइट कितनी बचेगी? 2495 माइनस 500 मतलब 1995 मीटर। तो अब इसकी जमीन से हाइट इतनी बचेगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि 10 मीटर, सॉरी 10 सेकेंड गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी और इसकी जमीन से हाइट कितनी बचेगी? 1995। तो बस ए से बी तक के मोशन को तो कंप्लीटली स्टडी कर दिया, अब उसको भूल जाते हैं। अब हम बी से सी तक देखते हैं। बस अब हमको दे रखा है कि 10 सेकेंड के बाद पैराशूट खुल जाता है और पैराशूट खुलने के बाद तो इस पर mg के अलावा रेजिस्टिव फोर्सेस भी लगेंगे। और हमको दे रखा है ना, हमको दे रखा है कि एक बार पैराशूट खुल गया उसके बाद आदमी 2.5 के रिजल्टेंट
रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, रिजल्टेंट रिटार्डेशन है यार, हमको दे रखा है रिजल्टेंट रिटार्डेशन है, मतलब इसमें mg रेजिस्टिव फोर्स सब आ गए, बस पैराशूट खुलने के बाद अब ये 2.5 के रिजल्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, तो बताओ रिटार्डेशन से अब इसकी स्पीड घटेगी, तो हमको देखना है कि ग्राउंड पर पहुंचेगा तो कितनी स्पीड के साथ पहुंचेगा वो देखना है, बस अब हम B से C तक इक्वेशन लगाते हैं, है ना, अब हमको B से C तक देखना है, तो B से C तक के मोशन के लिए इक्वेशन लगाते हैं तो तुम बताओ कि B से C तक के मोशन में इसका एक्सेलरेशन 2.5 अपोजिंग है, B से C तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1995, B से C तक के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का काम 100 करेगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है, बस तुम देखते ही बताओ कि अब B से C तक के मोशन के लिए बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी, बताओ थर्ड इक्वेशन, तुम बताओ कि B से C तक के मोशन में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, और टाइम का कोई जिक्र नहीं हो तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, तो B से C तक के मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और कहने की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर चीजें नीचे की ओर है, इसलिए इसमें भी नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, बस तुम बताओ कि B से C तक के मोशन में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब vc स्क्वायर निकालना है इक्वल टू u स्क्वायर, तो B से C तक के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा, B पर इसकी वेलोसिटी मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 2.5 है लेकिन अपोजिंग है इससे माइनस 2.5, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है जबकि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है इसलिए माइनस 2.5 इंटू एस, तो बताओ B से C तक के मोशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1995, या इसको सिंपल शब्दों में 2000 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, आगे सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेना तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करोगे तो vc स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा, तो vc इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब आदमी जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो कितनी स्पीड के साथ पहुंचेगा 5 मीटर पर सेकेंड ये हमने देख लिया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन से सबक मिल गया कि थ्रू आउट अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होता तो एक सिंगल इक्वेशन से कर लेते लेकिन इस बार एक्सेलरेशन अलग अलग है तो इक्वेशन ब्रेक करनी होगी, मतलब A से B तक इक्वेशन अलग लगाते हैं और B से C तक इक्वेशन अलग लगाते हैं, ये देख लिया, ठीक है, अब इसमें कुछ छोटे मोटे कंफ्यूजन होते हैं वो देख लेना तो कई डेढ़ बुद्धि बच्चे क्या करते हैं सुन लेना, एक कई डेढ़ बुद्धि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पैराशूट खुलने के बाद एयर के रेजिस्टिव फोर्स के कारण तो रिटार्डेशन 2.5 और जो ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा है उसके कारण एक्सेलरेशन g मतलब 10, मैं अगले पेज पे कर देता हूँ, इतना सुंदर चित्र बनाए तो बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, अगले पेज पे लिख देता हूँ, ये तो कई डेढ़ बुद्धि बच्चे, है ना, कई डेढ़ बुद्धि बच्चे ऐसा करते हैं है ना, तो कई डेढ़ बुद्धि बच्चे सोचते हैं कि पैराशूट खुलने के बाद एयर के रेजिस्टिव फोर्स के कारण तो रिटार्डेशन 2.5 ऊपर की ओर है और ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, उसके कारण एक्सेलरेशन g या 10 नीचे की ओर होगा, बस 2.5 ऊपर 10 नीचे, तो रिजल्टेंट तो 10 माइनस 2.5 मतलब 7.5 ऐसा बोल लेते हैं, गलत है, ये गलत है, अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि पैराशूट खुलने के बाद ये 2.5 के रिजल्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है ना, हमको दे रखा है कि पैराशूट खुलने के बाद ये 2.5 के रिजल्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो बताओ ये जो रिटार्डेशन है वो रिजल्टेंट है, मतलब इसमें इन्होंने सारे फोर्सेस को इंक्लूड कर दिया है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स mg, बुओयेंसी फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, सारे फोर्सेस को इंक्लूड करके रिजल्टेंट रिटार्डेशन 2.5 है, इससे और कोई डेढ़ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है और g को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट है मतलब इसने सारे फोर्सेस को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता, क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि पैराशूट खुलने के बाद एयर के रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण इसका रिटार्डेशन 2.5 है ना, ऐसा दिया होता
कि केवल एयर के रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण रिटार्डेशन 2.5 है, तो फिर हमको ये डेढ़ बुद्धि लगानी होती। तो तब ये बोलते हैं, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, उसके कारण तो इसका एक्सेलरेशन g या 10 नीचे की ओर होगा, और एयर के रेजिस्टिव फोर्स के कारण एक्सेलरेशन 2.5 ऊपर की ओर है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 2 10 माइनस 2.5 मतलब 7.5 तब करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल एयर के रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण नहीं, रिजल्टेंट रिटार्डेशन 2.5 है, इससे और किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ कि ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेलोसिटी के साथ चेंज करता है। तो ध्यान रखना इसमें जो रिटार्डेशन कांस्टेंट दे रखा है वो क्वेश्चन में तो दे रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये गलत है। ये क्वेश्चन दे रखा है इसे मूर्खों टाइप से कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली गलत है। प्रैक्टिकली एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकली एयर का रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, तो रिटार्डेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए उसमें तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन इस बार हम झगड़ा नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दे रखा है कि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो गधों टाइप से कांस्टेंट मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस इक्वेशन मोशन के हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब तुम शीट में इक्वेशन और मोशन के भी क्वेश्चन कर सकते